नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। कोल इंडिया एनटीपीसी आईओसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इनकी जेवी कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन के विनिवेश को लेकर सभी रास्ते साफ हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पावर के बाद कोयला और पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एचईओआरएल के पूर्ण विनिवेश पर अपनी सहमति दे दी है और इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ऊर्जा मंत्रालय ने पहले ही इस प्रस्ताव पर अपनी हरी झंडी दे दी है और अब बाकी दो मंत्रालयों ने, यानी कि कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि एचईओआरएल, एनटीपीसी, आईओसी, सीआईएल, एचएफसीएल और एफसीआईएल के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। लिहाजा विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत करने से पहले जो नोडल मिनिस्ट्री है उसकी मंजूरी की ज़रूरत होती है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने इस बात की सिफारिश की है कि एचईओआरएल का पूर्ण विनिवेश होना चाहिए और जो हिस्सेदारी है वो निजी कंपनी को सौंप देनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इसका 100% ओनरशिप है वो किसी दूसरे पीएसयू को सौंप दिया जाए। लिहाजा इस बात की सिफारिश की गई है कि इसका पूर्ण विनिवेश जो है वो होना चाहिए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो फाइनल प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो जल्द ही फर्टिलाइजर मंत्रालय दीपम को भेजेगा और उसके बाद औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि एनटीपीसी, आईओसीएल और सीआईएल के बोर्ड ने पहले ही एचईओआरएल के पूर्ण विनिवेश के लिए प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि एचईओआरएल का जो अमोनिया यूरिया प्लांट है जो कि गोरखपुर, बरौनी और सिंधरी में है, उसकी जो क्षमता है वो प्रति प्लांट अगर आप देखें तो 1.27 MMTPA का है। जाहिर तौर पे ये एक प्रोडक्शन में तेज़ी आएगी और सरकार ने जो टारगेट रखा है कि 2025 तक यूरिया के इंपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगाने के, यानी कि यूरिया का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा और जो ज़रूरतें हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही पूरी की जाएगी, उस दिशा में ये कदम जो है काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। स्पाइसजेट बैंकों से और कर्ज जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। इस खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि स्पाइसजेट का मैनेजमेंट फंड जुटाना चाहता है और इसके लिए चर्चा हुई है कुछ बैंकों से। हमारी जानकारी के मुताबिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कई जो बाकी बैंक्स हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं। हालांकि हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो मीटिंग्स हैं वो काफ़ी इनिशियल स्टेज में है। सिर्फ बैंकों को अभी रीच आउट किया गया है और कोई भी सैंक्शन या फिर डिसबर्समेंट है वो आगे क्या ट्रांसपायर होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें स्पाइसजेट की, तो यहां पर पिछले 13 क्वार्टर्स में से 10 में कंपनी ने लॉस किया है और जो कुल देनदारी है कंपनी की अभी की सिचुएशन में वो करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की है, जिसमें से करीब 3,000 करोड़ उसके पास लॉन्ग टर्म डेट है और जो 7,000 करोड़ रुपए है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है कंपनी की। तो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कंपनी और ज्यादा फंड्स जुटाना चाहती है और इसके लिए बैंकों को रीच आउट किया है। इसको हम इस पर्सपेक्टिव में भी समझ सकते हैं कि अभी जो गो एयर की सिचुएशन है उसके बाद कंपनी और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, जो कि करीब अभी 7% के आसपास है। जो उसके 25 एयरक्राफ्ट हैं उनको रिवाइव करने की तैयारी में है और उसके लिए कुछ फंड्स लगेंगे। हालांकि वो ईसीएलजीएस से जो पैसा जुटा चुकी है करीब 400 करोड़ रुपए, उसको भी यूज करना चाहती है। सो ऑल इन ऑल कंपनी हमारे सूत्रों के मुताबिक फंड्स और जुटाना चाहती है ताकि अपनी सिचुएशन को और बेहतर कर सके। गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही गो एयर के एसेट पर एयर इंडिया और इंडिगो की भी नजर है। दोनों एयरलाइंस एयरबस से विमानों को लाने की बात कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। गोफर्स का जो नुकसान हुआ है उससे दूसरी एयरलाइंस चाहती हैं कि उनको फ़ायदा हो। इसमें इंडिगो जो सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट का और टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और विस्तारा ये चाहती हैं कि जो प्लेन हैं और एयरक्राफ्ट हैं, जो एयरबस एयरक्राफ्ट हैं गोफर्स के, वो उनको मिल जाएं। इसके लिए बातचीत जारी है लेसर्स के साथ में जिनसे लीज पे लिए हुए थे गोफर्स ने ये एयरक्राफ्ट। हमें पहले से पता है कि गोफर्स के जो लेसर्स हैं उन्होंने अर्जी दी है डीजीसीए में कि इन जो एयरक्राफ्ट हैं इनको डी रजिस्टर किया जाए ताकि वो अपने प्लेन्स को दोबारा वापस ले सकें
और हम अब सुन रहे हैं कि टाटा की एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो वो अलग अलग तरीके से चाहते हैं कि इन लेसर से बात जारी रखें और इन प्लेन्स को लें। पहले वो पायलट्स से भी बात कर रहे हैं गो फर्स्ट के, और क्रू मेंबर से भी बात कर रहे हैं गो फर्स्ट के। दूसरी चीज़ है स्लॉट्स। गो फर्स्ट के स्लॉट्स इंडिया के काफ़ी शहरों में हैं, जैसे श्रीनगर, लद्दाख, दिल्ली, मुंबई। अब ये क्योंकि ये स्लॉट्स फ्री हो जाएंगे अगर गो फर्स्ट बहुत देर तक उड़ान नहीं भरता है, तो इस स्लॉट्स को लेने की बातचीत भी चल रही है। एंड हमें सुनने में आया है कि आकाशा एयर इन स्लॉट्स के लिए बात कर रहा है। पर इससे मुश्किल ये होगी कि गो फर्स्ट का जो इंसॉल्वेंसी में प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं उसकी वजह से प्रोसीडिंग्स में मुश्किल आ सकती है, रिस्ट्रक्चरिंग में मुश्किल आ सकती है, और एक बार असेट्स ले लिए जाएं इन एयरलाइंस के द्वारा और आकाशा एयर के द्वारा स्लॉट्स, तो गो फर्स्ट का वापस आना लगभग असंभव ही हो जाएगा। बिल्कुल। क्या सरकार डीजल गाड़ियों को बैन करने जा रही है? इसे लेकर चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन ईडी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार ने अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है। उस मुद्दे पर इस हफ्ते पेट्रोलियम मंत्रालय ऑटो कंपनियों के साथ चर्चा की शुरुआत करेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस वक्त जो है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा कर रही है और इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से पहले वाइडर कंसल्टेशन जो है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ किया जाएगा, क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं इसके अहम हिस्सा हैं, जिसमें कोल, पावर, एमएनआरई जैसे जो मंत्रालय हैं वो शामिल हैं। लिहाजा उनके साथ पहले वाइडर कंसल्टेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, फिर इस रिपोर्ट पर जो है आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनके साथ भी वाइडर कंसल्टेशन की प्रक्रिया जो है वो अंजाम दी जाएगी और उसके बाद उनकी सहमति के साथ ही इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उसको लागू किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने यह सिफारिश की है कि 2027 से बड़े शहरों में, खासकर वैसे शहर जहां पर आबादी जो है 10 लाख से ज़्यादा है, वहां पर डीजल 4 व्हीलर को बैन कर दिया जाए। साथ ही साथ 2024 से सिटी डिलीवरी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए और डीजल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन न हो। इस तरह की तमाम सिफारिशें जो है वो कमेटी ने की है अपनी रिपोर्ट के जरिए, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस बात को लेकर सहमत है कि इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है ऑटो सेक्टर पर पड़ सकता है। लिहाजा कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूत्र हम ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है इसी हफ्ते इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन कर सकती है, इसकी शुरुआत की जा सकती है और इसमें कमेटी के मेंबर्स भी रहेंगे और फेज्ड मैनर में इस रिपोर्ट को लागू करने पर सहमति बन सकती है। हालांकि एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित जो रिपोर्ट कमेटी ने सौंपी है उसमें डीजल व्हीकल को बैन करने का जो प्रस्ताव है सिर्फ एक प्रस्ताव है। इसके अलावा तमाम ऐसी सिफारिशें हैं जो कि एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए, सिटी ट्रांसपोर्ट में गैस कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए। तमाम ऐसे सिफारिशें हैं। ये भी सिफारिश की गई है कि ऑयल स्टोरेज सिस्टम के तर्ज पर गैस स्टोरेज सिस्टम का भी गठन किया जाए। तमाम ऐसी सिफारिशें हैं जो कि काफ़ी अहम है और इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं हो सकता है। लिहाजा कौन कौन सी सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किया जाए, किसे कब इम्प्लीमेंट किया जाए, ये तमाम ऐसे जो फैसले हैं वो इंडस्ट्री और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चा के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा और अभी तक सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। जी। ऑटो इंडस्ट्री डीजल वाहनों पर रोक के खिलाफ है। एनर्जी ट्रांजिशन पर रिपोर्ट को लेकर ऑटो कंपनियां जल्द पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने वाली हैं। इस पर और डिटेल्स जानते हैं अपने सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से। तो ये प्रपोजल है ऑयल मिनिस्ट्री का, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, और इसके बाद जो ऑटो उत्पादक हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ से लग रहे हैं कि ये प्रपोजल इनके खिलाफ क्यों आया है। इसको लेकर वो ऑयल मिनिस्ट्री से मिलने की भी का भी प्लानिंग कर रहे हैं। वो मानते हैं कि इससे काफ़ी नुकसान होगा पूरी अर्थव्यवस्था को, जिसका 50% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का ऑटो क्षेत्र से आता है। ये प्रपोजल इस तरह है कि एक कमेटी बनी थी ऑयल मिनिस्ट्री की जिसने कहा कि जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं वो 2027 तक बैन हों उन शहरों में जहां जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, और
साथ में ही टू व्हीलर्स जो दुपहिया वाहन हैं वो भी बैन हो और ये होना चाहिए 2035 तक। इससे काफ़ी कंपनियों को नुकसान होगा। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, हीरो मोटो और बजाज ऑटो को सो कंपनियां इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं और निराश हैं कि ऐसा प्रपोजल क्यों बनाया जा रहा है, जिसके लिए वो अब अपना एक पूरा रिकमेंडेशन करने वाली हैं मिनिस्ट्री को और बताने वाली हैं कि इससे कैसे उन्हें नुकसान होगा। सो ये नया डेवलपमेंट है। इससे बहुत बड़ी ये बात हो जाएगी कि डीजल गाड़ियाँ पूरी तरह से बैन करना सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि कंपनियाँ टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी ये डीजल पे काफ़ी निर्भर हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भाड़े का वो भी डीजल पर निर्भर है और इनको सबको बैन करना बहुत ही इन सब कंपनियों के लिए खतरनाक हो सकता है। टेक सेक्टर में अभी भी छंटनी का दौर खत्म नहीं हुआ है। अब लिंक्डइन ने भी छंटनी का ऐलान कर दिया है। लिंक्डइन ने 716 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमिता करीर। प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन जो लोगों को कनेक्ट करता है पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स से और हेल्प करता है उनको जॉब्स ढूंढने में, उसने डिसाइड कर दिया है कि वो अब लोगों को ले ऑफ करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेगा। लिंक्डइन लेटेस्ट है टेक इकोसिस्टम में जिसने डिसाइड किया है लोगों को ले ऑफ करने का। और एक लेटर भेजा गया सब एम्प्लॉयज़ को सीईओ की तरफ से, जिसमें उन्होंने 5-6 मेन पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहला उन्होंने लिखा कि ये उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर मैनेज करने के लिए और एक्सपेंसेस को बेटर मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज ली जा रही है। वो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरियाज और ग्रोथ इकोनॉमीज पे फोकस करना चाहते हैं। इनोवेशन, एजिलिटी को भी देखना चाहते हैं क्योंकि चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं ग्लोबली। और उन्होंने बोला कि लेयर्स को रिमूव भी करना चाहते हैं ताकि जो डिसीजंस हैं वो जल्दी लिए जा सकें, क्विकली लिए जा सकें। और उन्होंने ये भी बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग बोला, कि वो वेंडर्स का जो यूज़ है कंपनी के, जो शायद कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होंगे रेगुलर बेसिस पे, बट जो बाहर के वेंडर्स हैं उनका जो यूज़ होगा वो बढ़ा देंगे लिंक्डइन के साथ। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी को वो अजाइल बनाना चाहती हैं और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं ना कि सिर्फ लिंक्डइन के लिए बट ग्लोबली कंपनीज़ के लिए, स्पेशली टेक कंपनीज़ के लिए इनकरेजिंग नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एआई के अंदर भी एक स्पेशल रेफरेंस दिया कि एआई जो है वो काफ़ी डिसरप्ट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी और लेबर मार्केट्स को, तो उसके चलते भी उनको उस एरिया पे भी ध्यान देना होगा। और ग्लोबली अगर हम बात करें, layoffs.fi जो एक ले ऑफ ट्रैकर है, उसने क्लेम किया है कि 2,70,000 एटलीस्ट 2,70,000 टेक जॉब्स जो हैं वो अब तक जा चुकी हैं। हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लिंक्डइन से क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में पर्टिकुलरली कितनी जॉब्स जाएंगी, कितने लोग इम्पैक्टेड होंगे, तो लिंक्डइन ने उसका जवाब देने से मना कर दिया और बोला कि वो स्पेसिफिकली मार्केट्स के बारे में नहीं बात करना चाहते। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार लगभग सपाट बंद हुए। बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव दिखा। हालांकि निफ्टी ने 4 महीने का हाई बनाया और उसके 50 में से 26 स्टॉक्स चढ़कर बंद हुए। निफ्टी मिड कैप लगातार दूसरे दिन चढ़कर बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप में गिरावट देखी गई। निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला सेक्टर रहा। MSCI इंडिया इंडेक्स में बदलाव होने वाला है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इंडेक्स में 4 नए शेयर शामिल हो सकते हैं और 5 कंपनियों के वेटेज में भी बदलाव हो सकता है। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं सौमित। MSCI जो चेंजेस अनाउंस करने वाली वो 11 मई को करेंगी, जिसका मतलब ये होता है कि 12 मई को जो स्टॉक्स पोटेंशियली इंक्लूड होंगे या जिनके वेटेजेस में चेंजेस होंगे वो रिएक्ट कर सकते हैं। अब मॉर्गन स्टैनली ने अपना एक नोट निकाला है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि 4 स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं MSCI के इंडेक्स में और 5 स्टॉक्स के वेटेजेस चेंज हो सकते हैं। अब टोटल नेट बेसिस में वो इन्फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब $1.3 बिलियन का, जिसमें से नियरली $745 मिलियन सिर्फ एक ही स्टॉक में आएगा, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और इंक्लूजन्स की अगर हम बात करें पहले तो उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मैक्स हेल्थकेयर का हाई चांसेस है इंक्लूड होने के, और इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है अराउंड $175 to $256 मिलियन, जो कि करीब 5 to 14 टाइम्स दैट 20-डे एवरेज है। उसके अलावा कमिंस और अशोक लीलैंड पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से मीडियम चांसेस है इन दोनों स्टॉक्स के इंक्लूड होने के MSCI इंडेक्स पे। अब वेट चेंजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के वेटेजेस बढ़ने की चांसेस है, जिसकी वजह से करीब $745 मिलियन का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 9 टाइम्स है उसके 20-डे एवरेज
के वॉल्यूम के सामने इंडिगो और संवर्धना मदरसन, ये दो स्टॉक्स के भी वेटेजेस बढ़ सकते हैं, बट जो इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो सिर्फ 18 टू 28 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास के हैं। अब अडानी के दो स्टॉक्स हैं, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस। इसके लिए एमएससीआई ने पिछले कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट भी किया था और उनके वेटेजेस कम होने वाले हैं मई के रिव्यू में। और मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से जो वेटेजेस कम होने के कारण आउटफ्लो हो सकता है वो करीब 82 टू 124 मिलियन यूएस डॉलर्स का है, जो कि करीब 6 टू 10 टाइम्स है उसके 20-डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। तो इन सब स्टॉक्स पे फोकस रखिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में एमएससीआई के चेंजेस अनाउंस होने वाले हैं। टाटा मोटर्स का शेयर 500 के पार निकल गया है। क्यों दौड़ रहा है टाटा मोटर्स का शेयर, बताने के लिए मौजूद हैं सृष्टि। हाँ, टाटा मोटर्स ने अपने निवेशकों को 1 साल से भी ज़्यादा का इंतज़ार करवाया है 500 के लक्ष्य के ऊपर आने के लिए। फरवरी 2022 के बाद आप देख रहे होंगे कि टाटा मोटर्स का शेयर तेज दौड़ लगाता हुआ आज 500 के भी पार निकला है। और अगर मार्च के लोज से देखें तो ये स्टॉक में करीब 28% की तेज़ी आई है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कुछ चल रहा है कंपनी के साथ, वो समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे निकटतम ट्रिगर है कंपनी का, वो है 12 मई की बोर्ड बैठक, जहाँ पे कंपनी अपने नतीजे तो घोषित करेगी ही साथ एक डिविडेंड का भी ऐलान करने पे कंपनी के बोर्ड विचार करेगा। और 6 साल के बाद टाटा मोटर्स की कंपनी जो है एक डिविडेंड ऐलान करते हुए नजर आएगी। और हालांकि एनालिस्ट की उम्मीद है कि जिस तरीके का मूड माहौल है, बहुत ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद तो नहीं है, पर जी हाँ, दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, जहां पे आउटलुक और भी मजबूत आते हुए हम देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2024 और 25। अब समझते हैं कि फंडामेंटली क्या कुछ बदला है पिछले क्वार्टर में और साथ ही पिछले साल में। अगर हम देखें तो JLR, जो कि अब तक का टाटा मोटर्स का पेन पॉइंट था, उसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। चौथी तिमाही का बिजनेस अपडेट काफी मजबूत था। वहां पे कंपनी ने ये भी बोला कि अब जो अपनी कैश फ्लो की सिचुएशन देखेंगे, यहाँ विद क्वार्टर 4 में वो $800 मिलियन रहेगी, जो कि क्वार्टर 3 के मुकाबले काफी ज्यादा रहेगी। और साथ ही FY23 पूरे साल में भी ये अपना फ्री कैश फ्लो करीब 500 मिलियन पे खत्म करते हुए नजर आएंगे, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कई साल से ये हम नेगेटिव में फिगर देख रहे थे। इसके अलावा भारतीय बाजारों की बात करें तो वहां पे हम जानते ही हैं कि ईवी में इनका दबदबा है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, वो भी काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे की गाइडेंस में भी कंपनी का भरोसा कायम है, जहां पे FY25 तक ये नेट कैश पॉजिटिव होने की योजना रख रहे हैं। पूरा फोकस है कर्ज कम करने का टाटा मोटर्स पे, और साथ ही मार्जिन को ले भी कंपनी ने गाइडेंस दिया है, जहां पे FY25 में ये अपने जो EBIT मार्जिन हैं उनको वापस से 10% के आसपास लेकर आना चाहते हैं। तो ये गाइडेंस टाटा मोटर्स की तरफ से आती हुई। अब टेक्निकल लिहाज पे भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि 500 का एक स्तर हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। तो वायदा बाजार में एक लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी की मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। तो चौतरफा तेजी और कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स टाटा मोटर्स के लिए, और इसलिए आप ये रैली देख रहे हैं। और अब बात राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के अंदरूनी कलह की। सचिन पायलट ने एक बार फिर बगावत का सुर बुलंद कर दिया है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों में सीएम अशोक गहलोत के सवालों का जवाब दिया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनके नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। सचिन पायलट ने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताते हुए अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष पदयात्रा का ऐलान भी किया। अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। वहीं राज्य में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी माउंट आबू पहुंचे। राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव प्रचार के बाद राजस्थान पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का यह राजस्थान का पहला दौरा है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। राहुल कांग्रेस के 10 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर में शिरकत कर रहे हैं। और अब बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। राज्य की 224 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे।
राज्य में शांतिपूर्ण और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। राज्य में 58,282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 5 करोड़ 21 लाख लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 2 करोड़ 59 लाख महिला वोटर्स और 2 करोड़ 62 पुरुष मतदाता हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी लोगों से वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा है कि हर कन्नडिगा का सपना उनका सपना है और वो कर्नाटक को निवेश, इंडस्ट्री, शिक्षा और रोजगार में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। कर्नाटक में चुनाव की तैयारियों के बीच विवाद भी जारी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहने के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आज बेंगलुरु में इलेक्शन कमीशन ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जमा हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को रोका। वहीं कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने हुबली के विजयनगर में अपने समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ी। Karnataka people have already decided to vote BJP. Message is we believe in Hanuman, we believe in Rama, and Hanuman is a source of strength. So we pray for him. Every day I pray actually. Every day I pray. Today I prayed in public. What is Hanuman for Bharat, Rama? That is what Bajrang Dal is for Bajrang Bali. वहीं कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए दर्दनाक बस हादसे की। खरगोन में आज सुबह एक बस 50 फीट नीचे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें से 3 बच्चे, 9 महिलाएं और 10 पुरुष जो है वो हादसे का शिकार हुए। जख्मी यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से जख्मियों को 50,000 रुपये और मामूली तौर से घायल हुए लोगों को 25,000 रुपये का मुआवजे का ऐलान किया है। 23 लोगों की मृत्यु होने की खबर है इस दुर्घटना में। बड़ी ही गंभीर घटना हुई है। जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज अभी खरगोन अस्पताल में भी चल रहा है और करीब 11 लोग हम लोगों ने एमवाईएच के लिए रेफ़र किए हैं। वहाँ इंदौर पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ एमवाईएच में पूरी टीम डॉक्टर्स की तैयार है। जैसे ही वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत ही उनके लिए इलाज किया जाएगा। चलिए अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है जो वन्य प्रेमियों को फिक्र में डाल सकती है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए एक और चीते की मौत हो गई है। तीसरे चीते की मौत बीमारी से नहीं बल्कि दूसरे चीते से लड़ाई के दौरान हुई। अब कूनो में अब 17 चीते ही बचे हैं, जिनमें से 4 शावक और भी हैं। वहीं दूसरी खबर रीवा से है, जहां एक सफ़ेद बाघिन की मौत हो गई है। मार्तन सिंह जुदेव के नाम से एक जो वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में बना है, इसमें विंध्या जो पहली सफ़ेद बाघिन थी उसको हम लोग यहाँ वन विहार भोपाल से ले आए थे। पिछले करीब 1 साल से ऊपर समय से ये काफ़ी ओल्ड एज इस समय हो गई थी। 15 साल 8 महीने का एज हो गया था उसका, जब अभी उसकी आज सुबह 3:52 पे शांत हो गई। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से वो अर्थराइटिस का कुछ प्रॉब्लम था, ओल्ड एज के जो इश्यूज थे, और लेकिन फिर भी हमारे जो मेडिकल टीम है और जो स्टाफ है उनके वॉच एंड वार्ड और उनका केयर की वजह से काफ़ी समय तक के लोग उसको अच्छी कंडीशन में रखे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो 2 केसों में जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान को गिरफ्तार किया। वहीं इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरोप लगाया कि इमरान को पीटा जा रहा है। पार्टी ने खून से लथपथ इमरान खान के वकील का वीडियो भी पोस्ट किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान में कई शहरों में इमरान की पार्टी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता और समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए हम आपको इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तोड़फोड़ पर उतारू हुए। एक तरफ तो इमरान खान एक बड़ी समस्या बने हुए थे सेना के लिए, तो दूसरी तरफ वहाँ के इंटरनल हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब थी और डर इस बात का था वहाँ की सरकार को कि लोगों को भी कि कहीं ऐसा ना हो कि अराजकता फैल जाए। ऑलरेडी लूट मार ये सब शुरू हो चुकी है वहाँ पे। यही नहीं बल्कि वॉर लॉर्ड्स भी बहुत सी जगह ऑपरेट कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट है तो कहीं इस्लामिक मूवमेंट वहाँ पे इमर्ज कर रहा है। तो इन सब को मैं समझता हूँ कि सेना का ये एक बड़ा डिसीजन है कि इस तरह के मूवमेंट को सप्रेस करने का। अब देखना ये कि क्या सेना स्वयं सत्ता हासिल करके इसको सप्रेस करेगी या इस गवर्नमेंट को आगे बना के पीछे से काम करेगी। आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए राजनीतिक संकट कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत की भी वहां के हालात पर नज़र है। विदेश मामलों के जानकार इमरान की गिरफ्तारी पर क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।